हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अध्याय 9। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रह गए, पहले इनको कवर करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। यानी यहां पे एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि जो वीटो पावर्स हैं के संदर्भ में किया जाता होगा तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी नियम, अधिनियम, कानून को रोकने के लिए, किसी कानून को बनने से रोकने के लिए। भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्ट वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गई है, किंतु संवैधानिक परंपरा के रूप में राष्ट्रपति को अधोलिखित 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त है। पहला है अत्यंतिक वीटो, ऑब्सोल्यूट वीटो। इस वीटो के प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखता है और इस कारण यह विधेयक समाप्त हो जाता है और विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता। सामान्यतः गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा लाए गए विधेयक पर यह वीटो लगाया जाता है। सामान्यतः यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। पहला मामला है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, यानी संसद का वह सदस्य जो मंत्री न हो, इनके द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर राष्ट्रपति इस प्रकार के वीटो का प्रयोग करते हैं। दूसरा, ऐसे सरकारी विधेयक के संबंध में जिससे पूर्व मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे, यानी जब विधेयक पारित हो गया हो और राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो तथा नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे। दूसरा जो वीटो पावर है वह है आपका निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। देखिए, निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक में 2 मतलब कि विधेयक शामिल नहीं है, संविधान संशोधन और धन विधेयक। संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है। यदि संसद विधेयक पर पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करके या बिना संशोधन किए राष्ट्रपति को पुनः वापस भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं करता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, लेकिन उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति क्या करेगा, या तो धन विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देगा या उसे रोक कर रख सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस जो है नहीं भेजा जा सकता है। साधारणतः राष्ट्रपति जो होते हैं धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं, क्योंकि संसद में उसकी पूर्वानुमति से ही यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद है जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो अपनी सहमति देता है और न ही स्वीकृति देता है और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है, और इस तरह वह विधेयक को एक अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रखता है। राष्ट्रपति पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके समक्ष स्वीकृति के लिए आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 ईस्वी में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। तो पॉकेट वीटो का जो प्रयोग किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, किस राष्ट्रपति के द्वारा, तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था 1986 में। किस संशोधन के संबंध में, तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। कुछ विधेयकों को संसद में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है, किंतु यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना भी संसद में पेश कर दिया जाता है तो उसे न्यायालय के द्वारा अवैध नहीं घोषित किया जा सकता। देखिए, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयकों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया है। इसके बाद है चौथा है विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो। ये कोई भी वीटो विशेषित तब होता है जब विधायिका के साधारण बहुमत से उसका अध्यारोहण, ओवरराइड्स किया जा सकता है और कार्यपालिका के वीटो को उपेक्षित करके इस विधेयक को अधिनियम बनाया जा सकता है। इस वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, परंतु भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। तो इस वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति की केंद्र और राज्य के विधेयकों के संबंध में जो शक्ति प्राप्त है, केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका के संदर्भ में डिस्कस कर लेते हैं। समान विधेयकों के संबंध में अगर बात करें तो इन दोनों को बराबर बराबर शक्तियां दी गई हैं। जैसे किसी विधेयक को यह स्वीकृति दे सकते हैं केंद्रीय विधायिका, अस्वीकार कर सकते हैं या वापस कर सकते हैं।
और राज्य विधायिका भी वही करते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकार कर सकता है या वापस कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में भी इनको जो है जो शक्ति दी गई है, स्वीकृति दे सकता है और अस्वीकार कर सकता है। वही जो राज्य विधायिका है ये भी स्वीकृति दे सकता है और अस्वीकार कर सकता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में दोनों पर जो लागू होता है कि ये दोनों वापस इस विधेयक को नहीं कर सकते हैं, तो वापस नहीं कर सकता। इसके बाद संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में अगर बात करें तो जो केंद्रीय विधायिका है केवल स्वीकृति दे सकता है, न वापस कर सकता है और न ही अस्वीकार कर सकता है। और जो राज्य विधायिका है, संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों को राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके बाद राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत 1, 2, 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति जो है, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन अधिवेशन न चल रहा हो। जो संसद के दोनों जो सदन है, इन दोनों में से किसी का भी अधिवेशन न चल रहा हो एवं राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि अविलंब कार्यवाही आवश्यक है, तो अध्यादेश जारी किया जाता है। और राष्ट्रपति की जो अध्यादेश है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो विवेकाधीन नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश का वही शक्ति और प्रभाव होता है जो संसद के द्वारा निर्मित अधिनियम का होता है। प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा और सदन के पुनः समवेत होने की तारीख से 6 सप्ताह के पश्चात समाप्ति हो जाएगा। 6 सप्ताह बाद, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति के बाद एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अनुच्छेद 13 क के अधीन विधि शब्द के अंतर्गत अध्यादेश भी आता है। अतः ऐसा कोई भी अध्यादेश जो मूल अधिकार यानी भाग 3 का अतिक्रमण करता है जारी नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर देखिए बात किया जाए तो यदि संसद का केवल एक सदन सत्र में हो तभी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि केवल एक सदन विधि बनाने में सक्षम नहीं है। अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर प्रख्यापित किया जा सकता है जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। अध्यादेश की वही संवैधानिक सीमाएं होती हैं जो संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती है। अतः एक अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार का न तो लघुकरण कर सकता है और न ही उसको समाप्त कर सकता है। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं, जो जुडिशियल पावर्स है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियमों का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 143 के तहत अगर बात करें तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का यानी कंसल्ट का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अतः राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा या परिविलंबन, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमादान होगा, इसका मतलब है जब दंड सेना न्यायालय के द्वारा दिया गया है, इसका भी ये क्षमा कर सकते हैं, इस दंड को भी ये मतलब कि क्षमादान दे सकते हैं। और जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो तो भी राष्ट्रपति जो है इसके लिए क्षमादान दे सकते हैं। और जब दंडादेश मृत्युदंड हो यानी किसी को मृत्युदंड दिया गया हो तो भी राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। क्षमा से तात्पर्य है दंड से पूर्णतः मुक्ति। अगर राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर देते हैं, पार्डन्स दे देते हैं, क्षमा दे देते हैं, तो उस व्यक्ति को उस दंड से पूर्णतः मुक्ति मिल जाता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति के जो क्षमादान के प्रकार हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 5 प्रकार हैं। पहला है क्षमा। देखिए दोषी को दिया गया दंड पूरी तरह से समाप्त हो जाता है अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को, जो दोषी व्यक्ति हैं, इसको अगर वो क्षमा दे देते हैं तो उस पर से जितने भी आरोप हैं हट जाता है। दूसरा है परिहार, रेमिशन। दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। तो इसको इस रूप में समझते हैं, किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजाएं दी गई है
तो दंड की प्रकृति वही रहेगा, कठोर कारावास ही रहेगा, लेकिन उसके मात्रा को कम कर दिया जाएगा, 2 साल की जगह पर 1 साल हो जाएगा। इसके बाद विराम है। किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है, विशेष कारण कुछ भी हो सकते हैं। इसके बाद लघुकरण, दंड की कठोरता को कम करना, यानी किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दिया गया है तो इसके तहत उस मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। और इसके बाद है परिविलंबन। इसमें क्या होता है, मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है, तो याद रखिएगा। और राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी करता है तथा उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत निर्मित किए जाने वाले न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया से संबंधित नियमों को अनुमोदित करता है। इसके बाद राष्ट्रपति की वित्तीय जो शक्तियां हैं, फाइनेंशियल जो पावर्स है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री के द्वारा संसद के दोनों सदनों के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 117 के तहत भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में दिया गया है, भारत की आकस्मिक निधि पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। वह संसद की स्वीकृति के बिना इसमें से आकस्मिक खर्चों के लिए कुछ धन सरकार को दे सकता है। राष्ट्रपति की संतुति के बिना किसी अनुदान की मांग सदन में नहीं प्रस्तुत की जा सकती। और इसके अतिरिक्त वह वित्त आयोग की अनुशंसाएं संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 281 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन अनुच्छेद 323, पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन अनुच्छेद 340 आदि याद रखिएगा। केंद्र और राज्यों के मध्य करों के विभाजन के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों का सर्वोच्च सेनापति होता है। अनुच्छेद 53(2) में इसका जो जिक्र है। उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने और शांति स्थापित करने की शक्ति दी गई है। यह शक्ति वास्तविक शक्ति न होकर सिर्फ औपचारिक शक्ति है। भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के बिना इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। वह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान उसमें निहित होती है और उसका प्रयोग कानून के द्वारा विनियमित होता है। और अनुच्छेद 53(2) में यह जिक्र किया गया है। इसके बाद है राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां। भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो डिप्लोमेटिक जो पावर्स है याद रखिएगा, सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते और करार राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति से संबंधित विशिष्ट तथ्य, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन देखिए, विशिष्ट तथ्य के बारे में डिस्कस करने से पहले याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जो डील्स होता है, जो समझौते हैं, एग्रीमेंट्स होता है, जो डील्स होता है या जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होते हैं, किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष होने के कारण वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि इन संधियां, समझौते और करारों को करने के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। वह सभी राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है और दूसरे देश के राजदूतों एवं उच्चायुक्तों के प्रमाण पत्रों को वो स्वीकार करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो विशिष्ट तथ्य है पहले इसको देख लेते हैं, बाकी आगे की जो चीजें हैं जैसे राष्ट्रपति की जो अन्य शक्तियां हैं, अदर्स जो पावर्स है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। 25 जुलाई 2017 को देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कार्यभार संभाला। रामनाथ कोविंद ने 14वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2017 को अपना कार्यभार संभाला। 12वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ था। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया था। याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। भारत में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के कारण एम हिदायतुल्ला और बीडी जती ने जो है कार्य किया था। भारत में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में जिन लोगों ने कार्य किया, याद रखिएगा, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के कारण, एम हिदायतुल्ला वीवी गिरी के द्वारा त्यागपत्र देने के कारण और बीडी जती ने फखरुद्दीन अली अहमद के मृत्यु के कारण कार्य किया था।
कार्यभार संभाला था। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक यानी 1950 से 1962 तक, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि तक कार्य किया था, 1 वर्ष 11 दिन। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके कार्यकारी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है इसको छोड़कर राष्ट्रपति पद के लिए अब तक कुल 14 चुनाव जो है संपन्न हुए हैं। अतः श्री प्रणब मुखर्जी क्रमांक के अनुसार भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे, अतः व्यक्ति के क्रम के अनुसार ये 13वें राष्ट्रपति हैं। क्रम याद रखिएगा। कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति चुने गए थे इनका भी नाम याद रखिएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी यदि लिया जाए तो अब तक कुल 16 व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक, देखिए 16 जो है व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है अब तक। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा प्रेजेंट में कौन सा क्रम है, कमेंट करके बताइएगा। संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक 14 जनवरी 1950 में निर्विरोध रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति जो है निर्वाचित किया था। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव तक डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। भारतीय गणतंत्र में यानी 1982 ईस्वी में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। वे अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर वीवी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद सफलता प्राप्त हुई थी। वे सबसे कम मतों के अंतर यानी 50.2% से जीतने वाले राष्ट्रपति भी हैं। और एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देके राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था। भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन होता है, प्रेसिडेंट हाउस होता है, और 1950 ईस्वी तक इसे वायसराय हाउस के रूप में जाना जाता था, और इसकी डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, एडविन लुटियंस, याद रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रपति की जो अन्य शक्तियां हैं, अदर पावर्स हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कार्यपालिका शक्ति के प्रधान के नाते संविधान ने राष्ट्रपति में जो है कुछ शक्तियां निहित की हैं जिन्हें अवशिष्ट शक्तियां कह सकते हैं। राष्ट्रीय, देखिए जो राष्ट्रपति हैं, फाइनेंशियल कमीशन, राष्ट्रपति वित्त आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग, राजभाषा आयोग यानी लैंग्वेज कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के सामने ये प्रस्तुत करता है। ठीक है, याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तें और पदावधि आदि के विषय में नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 143 के तहत अगर बात करें तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वह किसी विधि के ऐसे प्रश्न पर जो व्यापक महत्व का है, सर्वोच्च न्यायालय को उस पर जो है विचार करने और राय देने के लिए निर्देश दे सकता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन ही चलाया जाता है और उसे इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 239 के तहत। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों को पहचानने और उन्हें इन सूचियों में शामिल करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत, याद रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रपति और उनका जो कार्यकाल है देख लेते हैं एक बार। आप जो है इसको अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। पहला नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इनका जो कार्यकाल है 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकटगिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। वराहगिरी वेंकटगिरी जो है ये राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए। फखरुद्दीन अली अहमद, बीडी जती, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैलम सी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। प्रेजेंट में कौन है आप जो है इसका कमेंट करके आप जो है बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 339 के तहत यह शक्ति प्रदान की गई है कि अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल जो एरियाज है, शेड्यूल एरियाज यानी जिन क्षेत्रों को जनजातीय आबादी के कारण विशेष संरक्षण दिया जाता है, इसमें नए क्षेत्रों को शामिल कर सकता है या कुछ क्षेत्रों की सूची को जो है बाहर भी कर सकता है। राष्ट्रपति को इस तरह के शक्ति दिए गए हैं।
राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी जो पावर्स है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के 18वें भाग में आपात स्थिति से संबंधित कुछ शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। आपात स्थिति के संबंध में 3 प्रकार की परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। पहला, राष्ट्रीय आपात 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंटियल रूल अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपात यानी अनुच्छेद 360 के तहत। याद रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी है किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है, तो अनुच्छेद 352 के तहत, और जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, और जो वित्तीय आपात का लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। राष्ट्रीय आपात क्या है, नेशनल इमरजेंसी क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 352 के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में होने के आधार पर आपात की उद्घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। उद्घोषणा का उद्देश्य भारत की आंतरिक और बाह्य खतरों से सुरक्षित बनाए रखना है। अन्य बातों के साथ उसका प्रभाव यह भी है कि संघ को राज्य के क्रियाकलाप पर या उनमें से ऐसे कार्य पर व्यापक नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा जो सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण से प्रभावित है। 44वें संविधान संशोधन से पूर्व आंतरिक अशांति के कारण जो आंतरिक अशांति है, इसके कारण से भी आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन के अनुसार आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें। याद रखिएगा, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है अनुच्छेद 352 के तहत। कब कब? तो 1962 में भारत पर चीन के द्वारा आक्रमण के कारण, 1971 में भारत पर पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण के कारण, और 1975 में कांग्रेस के द्वारा आंतरिक अशांति के कारण। तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है। समय याद रखिएगा, और किस कारण लगाया गया है इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या अन्यथा, या तो राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या अन्यथा उसे यह समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। इस उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के द्वारा 2 माह के अंदर किया जाना चाहिए। और इसके बाद अगर बात करें तो संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। तो जब संसद इस अनुमोदन की स्वीकृति दे देता है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 356 में यह व्यवस्था कर दिया गया था कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के संकल्पों के द्वारा अनुमोदित होने पर 6 माह तक चल सकेगी, और इसके बाद इसी प्रकार अनुमोदन किए जाने पर 6 माह और चल सकेगी, किंतु उसके बाद संसद के किसी सदन के द्वारा कोई संकल्प किंतु उसके बाद संसद के किसी सदन के द्वारा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जा सकेगा जब तक उस समय आपात की घोषणा प्रवर्तन में न हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि निर्वाचन कराना कठिन होगा। तो याद रखिएगा। इसके बाद है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। देखिए, वित्तीय जो आपात है संविधान के अनुच्छेद 360 के द्वारा राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसे संघ या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा को भी संसद के द्वारा अनुमोदित कराना अनिवार्य है। ऐसी उद्घोषणा की अवधि आपात की उद्घोषणा के समान होगी, यानी 2 माह के लिए लागू होगी, जब तक कि उस अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसे अनुमोदित न कर दिया जाए। उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार, इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अगर बात करें तो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति व राज्यों के राज्यपालों को कई प्रकार की उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने पद से संबंधित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी या दोषी नहीं ठहराया जा सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीजर यानी आपराधिक कार्यवाही न तो प्रारंभ की जा सकती है और न ही चालू रखी जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा
राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा पद ग्रहण के पूर्व या पश्चात अपने व्यक्तिगत क्षमता में, जो पर्सनल कैपेसिटी है, व्यक्तिगत क्षमता में किए गए किसी कार्य के लिए उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में जो है क्या किसी भी प्रकार की सिविल कार्यवाही तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हें इसकी सूचना 2 माह पूर्व न दे दी गई हो। राष्ट्रपति की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वह मंत्री परिषद के सलाह से जो है काम करे, परंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में उन्हें अपने विवेक का उपयोग करना पड़ता है। किसी भी एक राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन का लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने की स्थिति में, याद रखिएगा, किसी भी राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन का लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होने की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। ठीक है, ऐसी मंत्री परिषद के सलाह पर लोकसभा का विघटन का निर्णय जिसने लोकसभा में बहुमत का समर्थन खो दिया हो अथवा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो। कुछ संविधान विशेषज्ञ भारतीय राष्ट्रपति को नामात्र का प्रमुख, कठपुतली राष्ट्रपति या रबर की मुहर की संज्ञा प्रदान करते हैं, जो कि सही नहीं है। तो इनके पास कुछ विशेषाधिकार भी है, तो इसलिए राष्ट्रपति को नामात्र का प्रमुख कहना, कठपुतली राष्ट्रपति कहना या रबर की मुहर की संज्ञा देना ये सही नहीं है, उचित नहीं है। यदि पदासीन प्रधानमंत्री अचानक मृत्यु हो जाए, यानी जो प्रधानमंत्री हैं जो अपने पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाए तथा सत्तारूढ़ दल नए नेता का चयन करने के लिए तत्काल बैठक न कर सकता हो, मंत्रिमंडल के मंत्रियों के बीच कोई निश्चित वरिष्ठता क्रम न हो, याद रखिएगा, निश्चित वरिष्ठता क्रम न हो, या मंत्रिमंडल से बाहर के किसी नाम का सुझाव दिया गया हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए स्वविवेक का उपयोग किया जा सकता है। और यदि मंत्री परिषद ने लोकसभा में विश्वास खो दिया है परंतु वह त्याग पत्र देने के लिए तैयार न हो, तो उस स्थिति में मंत्री परिषद की बर्खास्तगी के संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक का उपयोग किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, याद रखिएगा। जेबी वीटो का प्रयोग करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग करता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 78 ख के तहत संघ के कार्यकलाप के प्रशासन और विधान संबंधी जानकारियां मांग सकता है। और राष्ट्रपति के मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन जो है रिक्त होने के तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह से पहले हो जानी चाहिए। इसके बाद 1990, याद रखिए 1990 के बाद गठबंधन के दौर में राष्ट्रपति की जो भूमिका है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान गठबंधन सरकारों के दौर में राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। गठबंधन सरकारों के वर्तमान युग में जब किसी एक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो तब राष्ट्रपति की भूमिका प्रधानमंत्री की नियुक्ति में महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्तमान में राष्ट्रपति के द्वारा गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री को विश्वास मत अर्जित करने का भी निर्देश दिया जाता है, जो संसदीय शासन में एक नवीन परंपरा है। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।